नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था कि भाई हम अब फिजिकल केमिस्ट्री भी शुरू करेंगे। देखो दोस्तों, इसी चैनल पे अब हम बात करने वाले हैं बहुत ही प्रोमिनेंट कुछ बातों की। नंबर वन, एक तो लेक्चर केमिस्ट्री के ज्यादा आएंगे। ऑलरेडी मोटिवेशन के ऊपर मैं बात कर चुका हूं और मोटिवेशन के ऊपर यहां पर प्लेलिस्ट भी है, आप उससे भी जाके देख सकते हैं। और वैसे भी विद इन द लेक्चर आपको मैं विद केमिस्ट्री वो देता रहूंगा, तो टेंशन वाली बात नहीं। और अगर आप चाह ही रहे हैं जेई मेंस को निकालना, जेई एडवांस को निकालना, तो ऑलरेडी आप मोटिवेटेड हैं। आइए ज्यादा से ज्यादा टाइम इस पर है, बिकॉज वैसे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं मेरे पास जो चल रहे हैं, जहां पर मैं यूट्यूब के ऊपर भी मोटिवेशन आपके लिए देता रहूंगा। उसके ऊपर आपका रहेगा हिसाब किताब, वो भी आपको मिल जाएगा। अब देखिए, थर्मोडायनेमिक्स हम शुरू कर रहे हैं जेई मेन से। भाई जेई मेन 2019 में कितना सीधा एक सवाल आया हुआ है, और सवाल हमेशा से सीधे ही आते हैं, उलझते हम खुद हैं। फालतू की बातें, फालतू के अगर देखा जाए तो स्टडी मटेरियल्स को उठा के बहुत सिंपल फिल्टर अपने दिमाग में लगाओ, सिंपल सिंपल बातें करो। जेई मेन्स के अंदर जो आया है वहां मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एडवांस में जो आया है वो यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, एनटीए की साइड पे जो क्वेश्चन हैं पेपर्स के अंदर वो यहाँ डिस्कस करूंगा अलॉन्ग विद चैप्टर्स। ये मैंने डिसाइड कर लिया, और चैप्टर्स में क्वेश्चन के थ्रू जाऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। आई नीड योर सपोर्ट कि आप प्रैक्टिस घर पे करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस घर पे करेंगे तो वो ज्यादा बेटर सपोर्ट है आपके करियर को बनाने के लिए, और वही मेरी इस मेहनत को सक्सेसफुल करेगा। चलिए बच्चों, पहला सवाल कितना आसान है। ये सवाल दे रखा है, गिवन ये है आपके पास सब चीजें, 3 इक्वेशन दे रखी हैं, विच वन इज करेक्ट। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज यहां डिस्कस कर लूंगा, हेसिस लॉ। हेसिस लॉ बच्चों क्या कहता है? देखो, वैसे मैं ये थोड़ा सा मान के चल रहा हूं कि आपने आज थर्मो में एनसीईआरटी का रिवीजन लगा लिया है। अगर नहीं भी लगाया है तो घबराओ मत, आज के इस लेक्चर के बाद आप थर्मोडायनेमिक्स एनसीईआरटी को रिवाइज जरूर कर लें। वहां पे किसी भी टॉपिक के ऊपर डाउट हो, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं कल के वीडियो में पहले वो डाउट ले लूंगा और फिर हम आगे बढ़ लेंगे। हेसिस लॉ बच्चों, हेसिस लॉ क्या कहता था कि जब भी कोई रिएक्शन होती है ना, तो उसमें जो एनर्जी लग रही है वो कांस्टेंट है, इरिवर्सिबल ऑफ द स्टेप्स। मान लीजिए भाई, आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, एक लेवल है, दूसरा लेवल है। अब आपको 10 किलोमीटर तय करने हैं, या तो सीधा 10 किलोमीटर तय कर लो, या बीच में कहीं पान खाने रुक जाओ, खाना खाने रुक जाओ, पानी पीने रुक जाओ, ब्रेक ले लो बीच बीच में। क्या आपके ब्रेक लेने से रास्ता कम हो जाएगा? नहीं, रास्ता तो उतना ही रहेगा, वो तो 10 किलोमीटर है। इफ यू वांट कि आप यहां पहुंच जाएं तो आपको 10 किलोमीटर चलना ही पड़ेगा। आईआईटी का लेवल ये है, और अगर आप यहां हो तो आपको इस लेवल तक आना ही पड़ेगा। आईआईटी नीचे नहीं आएगा मेरा लल्ला, ऐसा नहीं होगा, आपको जाना पड़ेगा। अब आप उसे कई सारे ब्रेक लेके करो या एक साथ करो, कई सारे ब्रेक लेने में टाइम खत्म हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो यानी the energy requirement of a reaction remains same irrespective of the steps involved। पहली बात तो ये, तो आपको अगर ये बात क्लियर हो गई है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट रिएक्शन में सेम रहती है चाहे स्टेप्स कितने भी हों, तो अब एक बात और समझो, ये कहां फायदा करेगा। जैसे यही दे रखा है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हेसिस लॉ का। C+O2 CO2 बनता है और इतनी एनर्जी लगती है। ये एक स्टेप प्रोसेस हो गया, C+O2 CO2 विद इन अ स्टेप, विद इन अ सिंगल स्टेप ये प्रोसेस हो गया। अब बच्चों इसमें 2 स्टेप हैं, पहला तो C+12O2 से बनता होगा CO, और फिर CO+12O2 से बनेगा CO2। एक्चुअली लिखते लिखते मैं CO2 ही फ्लो में लिख गया, क्योंकि जल्दी क्वेश्चन लिखना होता है ना, बिकॉज समवॉट मैं इस नोट के ऊपर क्वेश्चन को कट कॉपी नहीं कर पा रहा हूं। सीखेंगे, धीरे धीरे सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे बच्चे, यहां पर क्या हुआ, ये पहला स्टेप है, C+12O2 से CO बना और CO+12O2 से CO2 बना, तो 2 स्टेप में हुआ, और ये एक स्टेप में हो गया। तो एक स्टेप में होने में जितनी एनर्जी लगी है और ये 2 स्टेप हुए उतनी ही लगेगी। बात पल्ले पड़ गई? मतलब x विल बी इक्वल टू वाई प्लस जेड, एक्स विल बी इक्वल टू वाई प्लस जेड। इतना सीधा सवाल, और ये कोई मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, ये 2019 जेई मेन के अंदर आया हुआ सवाल है। हेसिस लॉ के बेसिक के ऊपर यह सवाल दागा गया है।
मैं हमेशा कहता हूं कुछ बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं कि देखो भैया ऐसा है, छोटे मोटे सवाल तो हम करेंगे नहीं और बड़े हमसे होंगे नहीं, तो हो गई जेईई मेन की तैयारी, हो गई जेईई की तैयारी, और मन में बैठ के सोच के बैठ जाते हैं ये तो मेरे लेवल का नहीं है। गलत। आसान सवाल आते हैं, मुश्किल नहीं है। अगर आप डिफिकल्ट सवाल नहीं कर पा रहे तो घबराओ मत, आसान सवाल तो पहले करो, फिर डिफिकल्ट को भी धीरे धीरे कर जाओगे, करना शुरू करोगे तो हो जाएगा। कितना आसान सवाल है, जेईई मेन से आया। तो हेसिस लॉ की पहली स्टेटमेंट ध्यान रखनी है, एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर अ रिएक्शन remains same irrespective of the steps involved। सेकेंड बात बहुत जरूरी है इसमें, मैक्सिमम हेसिस लॉ के सवालों में वो आपको सेट ऑफ रिएक्शन देगा और आपसे कहेगा कि भाई इस रिएक्शन का बताएं, वो सवाल भी लेंगे। तो उन रिएक्शंस को एडजस्ट करके जो मेन रिएक्शन है वहां तक जाना होगा। हेसिस लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप मुझे आज इस वीडियो के बाद बता देंगे हेसिस लॉ आपको आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता तो पर्टिकुलरली हेसिस लॉ के ऊपर एक वीडियो बना दिया जाएगा आपके लिए कल, क्योंकि हेसिस लॉ के ऊपर क्वेश्चन आना है फर्स्ट लॉ में। ठीक है, तो ये सवाल इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड था, सीधा था। अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कंजर्वेशन का ही लॉ है, और वो ये कहता है कि किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आएगा। भाई सिंपल सी बात है, एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ आपकी इंटरनल एनर्जी वी कैन नॉट फाइंड। किसी भी सिस्टम पे टोटल एब्सोल्यूट एनर्जी कितनी है कोई नहीं बता सकता, हाँ चेंज बता सकते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। क्या बता सकते हैं बच्चों? चेंज। एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता सकते, चेंज बता सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज हो रहा है ये बताता है। अब कितनी हीट सिस्टम ने गेन करी या लूज करी और कितना वर्क डन उस पर हुआ या उसने किया, इस बात पे डिपेंड करेगा कि भाई उसकी इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आया। फर्स्ट लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना, क्योंकि हमें फॉलो जेईई मेन के लिए एनसीईआरटी करना है। अब कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स for the given process involving an ideal gas। अब बच्चों मजे की बात देखना जरा, अरे इसके हिसाब से देख लो बस। साइक्लिक प्रोसेस, डेल यू स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आता कि स्टेट फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करें, अगर उसके सामने डेल्टा लगा हुआ है तो वो स्टेट फंक्शन है, क्योंकि वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड कर रहा होगा। स्टेट फंक्शन के बारे में भी चैप्टर के अंदर थ्योरी के ऊपर भी और बात करनी हो तो बता देना, बट ये क्लियर होता है कि स्टेट फंक्शन होते हैं विच डिपेंड सोलली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस। तो साइक्लिक है तो ये जीरो हो गया, तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, तो ये तो सही हो गया। आइसोथर्मल, और ये आ गया जी आइसोथर्मल। क्या हुआ बेटा? अब देखो डेल यू इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी। ये कैसे डिराइव हुआ, ये मैंने आपको जो वीडियो का लिंक दिया हुआ है उसके अंदर दे रखा है, मेरे उस लेक्चर के अंदर, है ना, और वो मेरा डाउटनट के प्लेटफॉर्म पे है तो आप देख सकते हैं। और अगर फिर भी डाउट है तो ये समझ जाना कि भाई देखो डेल टी आ जाए तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। डेल टी देखो आइसोथर्मल में जीरो हो जाएगा, डेल यू जीरो हो जाएगा, ये भी सही है। इसने कहा था ना डज नॉट करेक्टली, तो दोनों तो करेक्टली मैच हो रहे हैं। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में डेल अपना जो क्यू है वो जीरो हो जाएगा, तो डेल यू हो जाएगा डब्ल्यू के, इसने माइनस का साइन दे दिया, हाँ तो ये करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा उस हिसाब से, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट सही हो गया। फिर आइसो करेक्ट तो करेगा ही, डब्ल्यू जीरो हो जाएगा, है ना, तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही है आपका। तो उसने कहा था विच करेक्टली विच डज नॉट करेक्टली मैच, तो थर्ड ऑप्शन हो गया इसमें। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन। सीधा क्वेश्चन, मुझे बताओ इसमें क्या रॉकेट साइंस लगा रहे हो?
अगर बेसिक क्लियर है, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है बच्चों, तो ये तो बड़ा आसान हो गया था क्वेश्चन। ठीक है, बस सवाल उलझने की बात है कि आप कैसे उलझ जाएंगे। बस थर्मो में, फिजिकल केमिस्ट्री में डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक अगर स्ट्रांग है तो कर जाओगे। अब जैसे ये मैं आज ले रहा हूँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके जेईई मेन को उठाए थे मैंने फटाफट स्टार्टिंग वाले, क्योंकि फटाफट मुझे टाइम मिल गया था, मैं फटाफट खींच रहा हूँ इसको। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसको फटाफट रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एनसीईआरटी से आज रिवाइज करके चैप्टर एक तरफ करेंगे, ताकि मैं कल वाले लेक्चर में थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल जो बढ़ाऊँ तो आपको समझ में आए। बढ़ाऊँ भी क्या, लूंगा तो जेईई मेन से ही, वो तो लेवल बढ़िया रहता ही है इस तरीके का। भाई बड़ा शोर करते हैं कंस्ट्रक्शन वाले, हमारे वीडियो स्टार्ट होते ही शोर शुरू हो जाता है, 2 मिनट पॉज करना पड़ेगा। सो ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ ए स्प्रिंग, कंप्रेशन की बात कर रहा है, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम है। द वर्क डन इज दिस एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव एंड दिस मच हीट इज एस्केप्ड टू द सराउंडिंग। बस डेल यू निकालना है, फिर वही चीज डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। हीट सिस्टम ने छोड़ी है, अगर सिस्टम हीट छोड़ता है, अगर सिस्टम हीट छोड़ता है तो साइन नेगेटिव, अगर सिस्टम वर्क करता है तो साइन नेगेटिव। कंप्रेशन है, सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो ये प्लस और ये माइनस, तो डेल यू कितना हो गया। कितना सीधा क्वेश्चन है यार, और क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे। हीट इवॉल्व करी थी ना, एस्केप्ड। अरे खाना खाने के बाद ठंड क्यों लगती है, महसूस करना, ठंड का मौसम चल रहा है, तो खाना खाते ही हमारी बॉडी जो है उसमें हीट आ जाती है, और बाहर ठंडा है तो हमारी बॉडी से हीट बाहर जाती है तो हमें ठंड फील होती है। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि भाई साहब बड़े शान से आएंगे कि सर अल्कोहल पीने से ना ठंड नहीं लगती। होता है क्या, अल्कोहल पीने से तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, बाहर ठंड वैसे ही है तो तुम्हें ठंड नहीं लगती, बट वो डेंजरस भी हो जाती है बच्चों, ये ध्यान रखना। चलिए, तो ये नहीं कोई शान से कह रहा ना, दिस इज नॉट अ गुड हैबिट, ये हटाओ, चीज नहीं लेनी, नहीं लेनी, नहीं लेनी, खत्म कहानी, पढ़ाई पे फोकस करो। लेकिन ये बता दिया मैंने अल्कोहल से बॉडी पे क्या इफेक्ट है और खाने से बॉडी पे क्या इफेक्ट है। अ प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। अच्छा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्या हाल है, अच्छे से आता है, बता देना मुझे। एंट्रोपी के सब पता है, वो कैसे होता है एंट्रोपी के लिए, वो डेल क्यू बाई टी क्यों है, बता देना मुझे। देखो थर्मो का आज एक तरह से ये डायग्नोस्टिक लेक्चर है, फिजिकल में आज एंट्री मार रहे हैं, एक डायग्नोस्टिक लेक्चर है। इन सवालों को जब करने बैठोगे एक झटके से समझ में आ रहे हैं, कर पा रहे हो तो थर्मो अच्छा है, नहीं आ रहा है तो कुछ चीजें में दिक्कत आ रही है, बता देना मुझे जरूर, कोई टेंशन नहीं। अ प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तब होता है जब डेल जी का साइन नेगेटिव होता है ना। यूट्यूब पर डालोगे डॉक्टर गौरव शर्मा थर्मोडायनेमिक्स, आ जाएंगे ये लेक्चर। तो डेल जी की जब बात करते हैं तो डेल जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बच्चे ये नेगेटिव होगा तभी स्पॉन्टेनियस होगा। अब वो कहता है एट ऑल टेम्परेचर, अब वो कहता है डेल्टा एच बड़ा है 0 से, यानी ये बड़ा, ये पॉजिटिव है, और डेल्टा एस छोटा है 0 से, ये 0 से कम है, नेगेटिव है, तो प्लस, और ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल प्लस हो जाएगा, तो स्पॉन्टेनियस तो नहीं होगा। डेल्टा एच 0 से छोटा है यानी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और डेल्टा एस पॉजिटिव है यानी ये पॉजिटिव है। अब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव डेल एच माइनस टी डेल एस, तो ये नेगेटिव ही रहेगा, तो डेल्टा जी इस केस में मेरा नेगेटिव ही आएगा, तो एट ऑल टेम्परेचर ये स्पॉन्टेनियस रहेगा, तो सही जवाब हो गया 2। स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी बात, कोई टेंशन नहीं, बहुत ही सीधे सवाल हैं। आप देखो तो कैसे कैसे सीधे सीधे सवाल आए हैं। पहला सवाल बहुत ही बेसिक था इसके ऊपर, दूसरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर ही था, बहुत ही बेसिक, तीसरा उसी पे ऊपर था। अब एक सेट में ये आया था, एक सेट में वो आया था। ये बताइए, सेकंड लॉ के ऊपर स्पॉन्टेनिटी के ऊपर खेल गया, एनसीईआरटी के अंदर ही दे रखा है, तो सीधा सीधा एनसीईआरटी से है। तो जेईई मेन जो मैं बार बार कह रहा हूं कि एनसीईआरटी बेस्ड है, तो कोई गलत तो नहीं कह रहा भाई, देख लो सीधे सवाल है। अब ये देख लो क्या है, ये कहता है अ प्रोसेस हैज डेल एच इज इक्वल टू 200 जूल पर मोल एंड डेल एस 40 जूल पर केल्विन पर मोल।
आउट ऑफ द वैल्यूज गिवन बिलो चूज द मिनिमम टेम्परेचर above which द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। ये भी अभी आप एनसीईआरटी रिवाइज करोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये सवाल भी एनसीईआरटी से उठाया है। तो बच्चों जेई में जो हमने ये कहा है कि जेई मेंस में एनसीईआरटी बेस्ड पेपर है, देखो ये मतलब है इसका, कितना आसान। अभी आप और भी क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल बस सोचने का बढ़ जाएगा बस कि हाँ इसमें ये चीज अप्लाई कर दें, थोड़ा सा ये सोच लें, बाकी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड ही हैं, उनमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो इसमें क्या है बेटा, कहता है डेल एच मुझे गिवन है, गिवन क्या है, डेल एच 200 जूल पर मोल, और डेल एस मुझे गिवन है 40 जूल पर केल्विन पर मोल, गिवन है बेटा। आउट ऑफ द वैल्यूज गिवन बिलो चूज द मिनिमम टेम्परेचर अबव विच द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। मैंने वैल्यू नहीं दी, आपको यह बताना है कि किस टेम्परेचर के ऊपर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। देखो बेटा डेल जी ये हो गया। अरे एक बात सोचो, ये नेगेटिव लाना है, ये नेगेटिव लाने के लिए या तो दोनों नेगेटिव होते, अब डेल एच तो मेरा पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव तो नहीं हुए, एस भी मेरा पॉजिटिव है। इसको अगर नेगेटिव लाना है, ध्यान से सुनो, डेल जी को अगर नेगेटिव लाना है, ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब टी डेल्टा एस को डेल्टा एच से ज्यादा होना पड़ेगा। जब टी डेल्टा एस डेल्टा एच से ज्यादा होगा तभी ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। जब टी डेल्टा एस डेल्टा एच से ज्यादा हो जाएगा, डेल्टा एच प्लस का है, टी डेल्टा एस माइनस है, तो माइनस जब प्लस से ज्यादा होगा तभी तो होगा। तो ये ओवरऑल वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए एक्स से। पहले ये देखते हैं कहां पर ये दोनों, किस टेम्परेचर पर ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं। अब आपका सवाल कॉमन सेंस है ये, इसमें हम ये तो लगा ही नहीं रहे कि अभी इक्विलिब्रियम पे डेल जी जीरो होता है, ये तो कॉमन सेंस है। पहले ये देख लो किस टेम्परेचर पर डेल जी जीरो है। अब हम किताबों में कह देते हैं कि डेल जी जीरो होता है, इक्विलिब्रियम तो पहले आते हैं इक्विलिब्रियम पे, तो भाई ठीक है, बट कॉमन सेंस क्या कहता है, कॉमन सेंस कहता है कि अगर ये वैल्यू टी डेल्टा एस डेल्टा एच से ज्यादा हो जाए तभी तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, हाँ या ना। तो सबसे पहले दोनों इक्वल किस टेम्परेचर पर है ये देख लो, और उस टेम्परेचर से ज्यादा ही जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा करोगे, नहीं समझे, ऑब्जेक्टिव क्या है, डेल्टा जी नेगेटिव आए, क्योंकि वो कह रहा है स्पॉन्टेनियस किस पे होगा, स्पॉन्टेनियस तब होगा जब डेल्टा जी मेरा नेगेटिव होगा। ठीक है बेटा। अब डेल्टा जी किन दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, डेल्टा एच पे भी कर रहा है, इस केस में देखा जाए तो डेल्टा एस पे भी, बट इफेक्टिवली डेल्टा एच और टी डेल्टा एस पे कर रहा है। डेल्टा एच मेरा पॉजिटिव है, टी डेल्टा एस अगर नेगेटिव हो जाएगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो मेरे बच्चे पहले लेते हैं वो टेम्परेचर जहां पर ये दोनों बराबर हैं, एंड आफ्टर दैट टेम्परेचर मैं क्या लूंगा, उस टेम्परेचर से ऊपर जाऊंगा, उस टेम्परेचर से ऊपर जाते के साथ ही क्या हो जाएगा, ओवरऑल मेरा ये नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। तो अब मैं ये दे रखा है 200 जूल डेल्टा एच, तो पहले बराबर किस पे थे, तो डेल्टा जी जीरो ले लिया, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा टी डेल्टा एस। पहले ये टेम्परेचर निकाल लेता हूं, उसके ऊपर पे प्रोसेस मेरा क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा एच दिया हुआ है 200, टी मुझे निकालना है, ये दिया हुआ है 40। सबसे पहले यहाँ चेक करना दोनों जूल जूल में ही है तो ठीक है, कई बार किलो जूल में होता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो टी कितना हो जाएगा मेरा 200/40, तो कितना आ गया टी मेरा 5 केल्विन। तो 5 केल्विन के ऊपर जाऊंगा तो ये फैक्टर बड़ा हो जाएगा और डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई थी 5। इन सवालों को इस तरह करोगे। मेरी बात अब ध्यान से सोचना, अभी तो आज ऑर्गेनिक का वीडियो भी आएगा, लेट नाइट आएगा, ये तो मुझे दिन में भी टाइम मिल गया था अभी लंच के बाद थोड़ा सा, तो मैंने शूट करके डाल दिया। ये 9 बजे के आसपास लगा दूंगा और वो लगा दूंगा रात में फिर 12 बजे के आसपास, है ना। तो अब बच्चों मैं आपसे एक चीज़ चाहता हूँ कि इस लेक्चर के बाद जो टाइम मिल रहा है उसको थर्मो में रिविजन में लगाना, एनसीईआरटी से रिवाइज करना कल वाले सवाल, ताकि अच्छे से समझ पाओ अभी, अगर अभी तक रिवाइज नहीं किया है तो। ठीक है, चलो शाम को ऑर्गेनिक का भी आ रहा है, मिलते हैं बच्चों, टेक केयर। फिर वही लाइन अगर शेयर कर सको कर देना ताकि और बच्चों को फ़ायदा हो जाए,
और वही जो कॉमन एक ट्रेडिशन है, भाई सब्सक्राइब जिसने नहीं किया वो कर ले। टेक केयर बच्चों।